हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। मैं आपका राजेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आपको पता है कि हम अगस्त मंथ का सुपर स्पीड यानी नॉन स्टॉप मैराथन कर रहे हैं और इसका पार्ट वन आप लोगों ने देखा, बहुत ही बेहतरीन पार्ट वन था। यानी जो पूरा एक महीना में हम लोग करंट अफेयर पढ़े हैं वो पूरे करंट अफेयर को हम कहीं ना कहीं 3 से 4 क्लासेस में यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं और ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जितने लोग हमारे साथ आ रहे हैं सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें इस जगह पर तो कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें यहाँ पे एक सेकेंड या कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो करंट अफेयर की जब बात करते हैं तो करंट अफेयर की जब भी बात होती है तो आपके मन में बहुत सारे फैक्ट्स आना स्टार्ट हो जाता है कि सर हम करंट अफेयर की बात है, हम करंट अफेयर कैसे पढ़े। कहीं ना कहीं हमें करंट अफेयर में बहुत सारी दिक्कतें होती है, हमारे सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो आप सभी को कुछ जानकारियों से अवगत करवा देना चाहता हूँ कि करंट अफेयर की बात करें, आप थ्योरिकल पार्ट तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, थ्योरिकल पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, पर जब बात आती है एमसीक्यू की तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसे ही कहीं ना कहीं क्वेरीज के लिए ऐसे जो क्वेरीज है वो ना हो आपके साथ, उसके लिए कहीं ना कहीं हम आपके साथ एक करंट अफेयर पूरा अगस्त मंथ का मैराथन लेके आया है और ये जो है अलग अलग पार्ट्स में होगा। इसका पार्ट वन ऑलरेडी कल के क्लास में आपने देख लिया होगा और आज हम इसका पार्ट टू देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। एक सेकेंड। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है, आप सभी को पता है ये हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए तो बिल्कुल स्टार्ट करें समय को ना वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहला फैक्ट की अगर हम बात करें, सिर्फ यहाँ क्विज में हम देख रहे हैं और आप सभी को बता दें कि यहाँ नॉन स्टॉप पार्ट वन में हम 3 दिन का क्विज देखे थे और हम कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्विज को देखने का। तो यहाँ पे सिर्फ क्विज होगा और उसका आंसर होगा, क्योंकि इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन डेली क्लास में कर चुके हैं, वीकली क्लास में कर चुके हैं, मतलब 2 से 3 बार हम ये आपको रिवाइज करवा चुके हैं। ये हमारा नॉन स्टॉप रिविजन है। तो सबसे पहला सवाल आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई 2022 को गुजरात के, एक मिनट, चलिए एक सेकंड। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सीधा तो पॉइंट क्या है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई 2022 को गुजरात के धर्मपुर में श्रीमद रामचंद्र मिशन के अंतर्गत विभिन्न परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इसके संबंध में कुछ फैक्ट लिखे हुए, आपको बताना कि कौन सा फैक्ट सही है कौन सा फैक्ट गलत है। पहला है, प्रधानमंत्री वलसाड जिले के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। तो बिल्कुल ही सही बात है यहाँ पे, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मोदी जी ने ये टेक्निकल इश्यूज क्यों आ रहे बार बार, एक सेकंड जरा रुकिएगा, वेट कीजिएगा, अब नहीं आएगा। चलिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मोदी जी ने यहाँ पे इसका इनोग्रेशन किया, पहला फैक्ट बिल्कुल सही है। दूसरे फैक्ट की बात करें, प्रधानमंत्री श्रीमद राजचंद्र पशु अस्पताल का भी यहाँ आधारशिला रखे हैं। तो मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, दोनों स्टेटमेंट सही, यानी बोथ आर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गुजरात के धर्मपुरा में श्रीमद राजचंद्र मिशन के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और आधारशिला किसके द्वारा किया गया है। यानी अगर क्वेश्चन नंबर 1 को आपने पढ़ा होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है और इसका जो राइट आंसर है वो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्वेश्चन क्या है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के प्रयास में राज्य में 7 नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया है। पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे 7 नए जिले बनाने की यहाँ पे जो है बात रखी गई है और यहाँ बनाया भी गया है। अगला फैक्ट कहता है कि नवगठित 7 जिलों के साथ पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या बढ़कर 29 नहीं 30 हो चुका है, क्योंकि आपको पता है पहले से 23 था, नए 7 बने, यानी अब 30। हम देख सकते हैं दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जब भी 3 स्टेटमेंट दिया हो
हमेशा हम कहते हैं, और गलत सही पूछा गया हो और अगर हमें गलत पता चल गया तो समझो अगला लाइन पढ़ना ही नहीं है, हमें आंसर सीधा मिल गया, क्योंकि हमें पता है दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। देखो यहाँ दूसरा है, ये भी कट गया। अगर आप देखो यहाँ भी दूसरा है, ये भी कट गया, और ऑल ऑफ दिस तीसरा भी दूसरा है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए आइए अगले फैक्ट की ओर मूव करते हैं। अगला है, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के प्रयास में पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यों को कुल कितने नए जिले बनाने का निर्माण किया है, यानी कितने नए जिले बनाए गए हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि 23 पहले जिले थे और 7 नए बनाए, और इस तरह यहाँ पे टोटल 30 जिले हुए, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? 4th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या? डी। चलिए 5वें नंबर सवाल की ओर मूव करते हैं। सवाल है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, सुरेश एन पटेल ने 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में शपथ ग्रहण जो है किया है। पहला फैक्ट है। 5th नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आगे की बात करें, सुरेश एन पटेल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व प्रबंधक रह चुके हैं। आपको बता दें ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नहीं, आंध्रा बैंक के, याद रखिएगा, आंध्रा बैंक के पूर्व प्रबंधक रह चुके हैं। मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है और पहला सही है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? 5th नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लिखा है वो बिल्कुल सही है, बाकी सभी लोग गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश एन पटेल, महेश एन पटेल, रमेश एन पटेल या हरीश एन पटेल? क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जितने लोगों ने जवाब दिया है वो बिल्कुल ही सही है। आइए 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। 7वां नंबर सवाल हमारा क्या है? तो 7वां नंबर सवाल है, आरबीआई द्वारा कार्ड टोकनाइजेशन डेडलाइन को 1 जुलाई 2022 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? लेटेस्ट न्यूज की बात करें, हमने आपको 1 अक्टूबर को पढ़ाया था कि 1 अक्टूबर से कार्ड टोकनाइजेशन इंप्लीमेंट हो चुका है। तो यानी कि लास्ट 1 जुलाई से जो बढ़ाकर 1 अक्टूबर किया गया था, और यहाँ पे इसका भी राइट आंसर क्या होगा? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर इज द राइट आंसर, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर है 7वां नंबर का वो ऑप्शन नंबर ए है। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन विजय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लद्दाख के कारगिल में पाकिस्तान से .5140 को जीतने के लिए जिस मिशन की शुरुआत की गई थी उसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। यानी 8वां नंबर सवाल है, आप देखेंगे तो पहला फैक्ट तो बिल्कुल ही सही है। दूसरा है, ऑपरेशन विजय में सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कारगिल के द्रास में .5140 का नाम बदलकर गन हिल कर दिया गया है। न्यूज में बहुत ज्यादा रहा था, ये भी सही है। तीसरा है, .5140 तोलोलिंग कॉम्प्लेक्स में दुश्मन के कब्जे वाली सबसे ऊंची चौकी थी, जिसे कैप्टन विक्रम बत्रा, आपने एक मूवी देखा होगा शेरशाह, जो कि बॉलीवुड मूवी थी, तो उसमें सेम इसी का स्टोरी है। तो इनका जो है, इन्होंने 20 जून को भारतीय सेना में अपने कब्जे में लिया था। ये भी सही है। जब तीनों सही है तो ऑल आर करेक्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, ऑपरेशन विजय में सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य सरकार द्वारा कारगिल में द्रास .5140 का क्या नाम दिया गया है? यानी .5140 का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों ने देखा था कि इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो गन हिल कर दिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यहां तक आप देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। 10वां नंबर सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं और 10वां नंबर सवाल क्या है आपके स्क्रीन के ऊपर है। एम वेंकैया नायडू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि एम वेंकैया नायडू द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को तमिलनाडु पुलिस के प्रसिद्ध प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 10वां नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो बिल्कुल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को कौन सा अवार्ड दिया गया? प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड दिया गया है। वेंकैया नायडू द्वारा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को राष्ट्रपति निशान भी भेंट किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है। यानी जब दोनों के दोनों, ये दूसरा होगा, दोनों के दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 10वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी सी जवाब देने वाले सही है, सभी लोग गलत है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर बहुत स्पीड है, तो आपको बता दें इन क्लास का पहले भी हम बहुत बार इसे पढ़ चुके हैं। ये हमारा सुपर फास्ट जो है रिविजन क्लास है। क्लियर है? आइए अगला देखते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किस पुलिस फोर्स को प्रसिद्ध प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड से नवाजा गया है? दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, तमिलनाडु पुलिस या केरला पुलिस? तो आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी 11वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कनाडाई विद्वान जेफरी आर्मस्ट्रांग को वर्ष 2021 के लिए भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के लिए
प्रतिष्ठित आइडियोलॉजिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल ही सही बात है। भारत के कल्चर, भारत की भाषा, भारत के साहित्य का प्रचार करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है और इस साल यह अवार्ड जो है किसे दिया गया है, तो आप सबको पता है जेफरी आर्मस्ट्रांग को। इस वर्ष आइडियोलॉजी पुरस्कार के लिए वैदिक एकेडमी ऑफ साइंस और आर्ट्स के संस्थापक आर्मस्ट्रांग को द भगवत गीता कम्स अलाइव के लेखक के नामित किया गया था। तो बिल्कुल ही सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 12वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। वर्ष 2021 के लिए भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के प्रतिष्ठित आइडियोलॉजिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मिशेल पूनावाला, लेटन हैविट्स, हिरोशी मोरुई या जेफरी आर्मस्ट्रांग? थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि यह अवार्ड किसे दिया गया है और आप सभी को पता चल गया होगा यह अवार्ड जेफरी आर्मस्ट्रांग को दिया गया है। चलिए अगला सवाल 14 नंबर है। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में एशिया की सबसे अमीर महिला की सूची में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि फीमेल एशिया की सबसे फीमेल महिला की बात यहां पे की जा रही है। तो पहला है, भारत की सावित्री जिंदल वर्तमान में एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है। तो ये बिल्कुल ही सही बात है। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सावित्री जिंदल सच में इंडिया का नहीं, पूरे एशिया का सबसे अमीर महिला थी। दूसरा है, फोर्ब्स द्वारा 3 मानक बिक्री, लाभ, परिसंपत्ति और बाजार। सबसे पहले 3 मानक कहा? 1 2 3 4 मानक तो 4 है नेहा, तो यहाँ पे होगा 4 मानक होना चाहिए था। मतलब 4 मानक के आधार पर ही यह रैंकिंग प्रदान किया गया है, पर यहाँ पे 3 लिखा था, मतलब कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। मतलब राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे धनी महिला बन गई है? सविता जिंदल, यांग हुआन, सावित्री जिंदल या सरिता जिंदल? तो 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर है सावित्री जिंदल। तो सावित्री जिंदल जितने लोगों ने जवाब दिया वो बिल्कुल ही सही है। मतलब कि शायद ये स्पीड आपको अच्छा लग रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन सब न्यूज को, इन सब क्विज को बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं और ये आपका नॉन स्टॉप सुपर फास्ट रिवीजन है। 16वां नंबर सवाल है। देश में मंकी पॉक्स की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंकी पॉक्स के बारे में एक टास्क फोर्स बनाया गया था, उससे संबंधित ये न्यूज है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर डीके पॉल की अध्यक्षता में मंकी पॉक्स की स्थिति पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। 16वां नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं पहला फैक्ट, यानी कि नीति आयोग डॉक्टर डीके पॉल नहीं, याद रखिएगा डॉक्टर डीके नहीं, डॉक्टर बीके पॉल था। यहाँ पे गलती से डीके पॉल लिखा हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोटिक बीमारी है जिसे बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के रूप में पहचाना जाता है। तो बिल्कुल ही सही बात है। मंकी पॉक्स के पेशेंट को अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि एक बड़ा बड़ा चेचक हो चुका है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए जल्दी से अगला देखते हैं। नीति आयोग के किस सदस्य की अध्यक्षता में मंकी पॉक्स की स्थिति पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था? तो आपको बताना है कि किसके द्वारा। तो आप सभी को पता है कि वो थे डॉक्टर वी के पॉल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी बी जवाब देने वाले बिल्कुल है यहाँ पे राइट। तो आप देख सकते हैं कि सुपर फास्ट और नॉन स्टॉप मैराथन में जो है आप 17वां नंबर सवाल तक आ चुके हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। तो इस्पात मंत्रालय द्वारा नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में माध्यमिक इस्पात के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। तो नागरिक और उड्डयन इस्पात मंत्री कौन है भाई? ये तो आंसर यहीं पे लिख दिया गया है भाई, ये तो आंसर यहीं लिख दिया गया है। तो मतलब इस पे तो कोई गलती नहीं करेंगे कि इसका राइट आंसर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और उससे पहले एक बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं कि एग्जामपुर आप सभी के लिए सारे कोर्सेस में, यानी एग्जामपुर के सारे कोर्सेस में आपको फ्लैट 75% का डिस्काउंट लेकर आया है। बिल्कुल ये दिवाली मेगा सेल है और आप सभी को बता दें ये ऑफर मात्र 27 अक्टूबर तक उपलब्ध है। आपको एग्जामपुर के सभी कोर्सेस में फ्लैट 75% का ऑफ मिलेगा। कैसे? आपको कूपन कोड यूज करना है दिवाली 75, DIWALI 75 विदाउट स्पेस आपको ये मेंशन करना है। कैसे करोगे? तो सबसे पहले इसके लिए एग्जामपुर एप्लीकेशन, यानी एग्जामपुर सरकारी नौकरी प्राप्त एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद आप इसे रजिस्टर कर लोगे। जैसे ही आप इसे रजिस्टर करेंगे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पेड कोर्स, फ्री कोर्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर PDF, लाइव टेस्ट, जॉब अलर्ट जैसे फीचर्स। इन्हीं में से एक फीचर है जिसका नाम है पेड कोर्स। इस पेड कोर्स को जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जिस कोर्स को परचेस करना है उस कैटेगरीज में जाना है और जाने के बाद
उसके बाद जाने के बाद यहाँ पे करना क्या है, तो आपको बाय कोर्स में जाना है और दिवाली 75 याद रखिएगा, कूपन कोड डालना है DIWALI दिवाली 75 कूपन कोड का यूज करके आपको पेमेंट कर देना है। जैसे पेमेंट करोगे आपको एक्सेस मिल जाएगा अपने कोर्स का। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है दिए हुए नंबर 7272020276 में कॉल कर सकते हैं या 8448010245 में व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन अपने दोस्तों के साथ आपकी तरफ फैला दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए। इस दिवाली एग्जामपुर आपके लिए धमाकेदार ऑफर लेके आया है सभी कोर्सेज में। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। यानी हम सेकंड वीक ऑफ अगस्त में आ चुके हैं और सेकंड वीक ऑफ अगस्त का हमारा पहला क्लास यानी कि जो फर्स्ट क्लास था उससे रिलेटेड अब हम क्विज करने वाले हैं। यानी हमारा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त कंप्लीट हो चुका है। ओके, मजा आ रहा होगा आपको कि सर या बिल्कुल मजा आ रहा है। मजा सबसे ज्यादा उनको आ रहा होगा जो कहीं ना कहीं पहले से पढ़े हैं, जो डेली बेसिस क्लास लिए है, जो वीकली बेसिस क्लास लिए, उनको लग रहा होगा कि सर बिल्कुल ये फ्लो अब हमें समझ में आ रहा है। अगर जो पहली बार आए होंगे तो उनको दिक्कतें हो रहेगी, वो पहले डेली या वीकली बेसिस के क्लासेस को एक बार देख ले। इस हम्बल रिक्वेस्ट। आगे की बात करें यहाँ पे तो सेकंड वीक ऑफ अगस्त का पहला सवाल है, चाबहार दिवस सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए बहुत ही बेहतरीन सवाल है यहाँ पे। चाबहार दिवस से संबंधित केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय द्वारा मुंबई में चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। पहला फैक्ट है, तो पहला फैक्ट बिल्कुल सही है। आगे है चाबहार बंदरगाह ओमान की खाड़ी में स्थित है, तो ये भी फैक्ट सही है। जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी इज अ राइट आंसर। सी इसका बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत किसी का? बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आइए अगले फैक्ट की बात करते हैं। अगला, चाबहार दिवस सम्मेलन का शुभारंभ कहां किया गया है? चेन्नई में किया गया है, मुंबई में किया गया है, दिल्ली में या कोलकाता में? आप सभी को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को बता दें कि चाबहार दिवस सम्मेलन का शुभारंभ जो किया गया है वो मुंबई में किया गया है। यानी कि अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 का बी बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने बी जवाब दिया है तो सही है, बाकी आप गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3, नए स्टार्टअप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो नए स्टार्टअप्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहला जो फैक्ट है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा 75,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है। पहला फैक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरे फैक्ट्स की अगर हम बात करें 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया गया है। तो अगर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो याद रखिएगा, पहला अगर हम बात करें यहाँ पे तो 26 जनवरी को नहीं, 16 जनवरी याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं 16 जनवरी, और यहाँ पे जो है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें एक जरा थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें 75,000 से अधिक, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए इज द राइट आंसर। यानी 16 जो है थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 75,000 और DPIIT 16, यह बिल्कुल यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, उद्योग और आंतरिक एक मिनट फिर से एक बार देख ले, 75,000 था। हाँ बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं। स्टाफ उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए अगला है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा कितने से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई है? 55,000, 65,000, 75,000 या 85,000? क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, तो फास्ट जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 75,000 स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है। अगला सवाल है, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास से संबंधित एक सवाल है। जल्दी से देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने लोग हमारे साथ सेशन में जुड़ रहे हैं वो सभी लोग जो है कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे जवाब देने का, इसका जवाब देने का। तो आपको बताना है, यहाँ बताना है कि वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 का तीसरा संस्करण, एक्चुअली यहाँ पे आंसर यहाँ दिख गया है, इसमें इसका जो है सी है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर इस तरह के सवाल अगर कहीं ना कहीं आपके आते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसका एक बेहतरीन जवाब दे सकते हो। चलिए क्लियर है यहाँ तक? देख सकते ओके। अगला सवाल है, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022 के कौन से संस्करण को हरियाणा के चंडी मंदिर में शुरू किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 6, थर्ड एडिशन, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा AI4 इंडिया में नीलेकनी केंद्र शुरू किया गया था। 7वां नंबर सवाल जरा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है।
तो बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब ये सही है स्टेटमेंट। दूसरा, AI फॉर इंडिया द्वारा जारी मॉडल निःशुल्क उपलब्ध है और उनको वेब पेज से डाउनलोड किए जा सकते हैं, ये भी सही है। यानी 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी अगर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। किस संस्थान द्वारा सामाजिक प्रभाव पैदा करने के उद्देश्य से भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी की स्थिति को बढ़ावा देने के लिए AI फॉर भारत में निलेखनी केंद्र का शुभारंभ किया गया है? बिल्कुल आप सभी को पता है, इससे पहले हमने ये चीजें बताया। अभी 8वां नंबर सवाल की हम बात कर रहे हैं। 8वां नंबर सवाल में पहले ही फैक्ट लिखा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की बात कर रहे हैं, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई होगा। चलिए आइए 9वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। शिल्प ग्राम पहल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार द्वारा कपड़ा को पर्यटन से जोड़ना पहल का उद्देश्य, इन गांवों में शिल्प संवर्धन और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पहला फैक्ट बिल्कुल सही है। दूसरे फैक्ट की बात करते हैं, वो गांव जो रघुराजपुर ओडिशा का, तिरुपति आंध्र प्रदेश का, वदाज गुजरात का, नैनी उत्तर प्रदेश का, अनेगुड़ी कर्नाटक का, महाबलीपुरम तमिलनाडु का, ताजगंज उत्तर प्रदेश का और आमेर राजस्थान का, ये सब शिल्प ग्राम पहल शुरू किया गया है। ये भी बिल्कुल सही बात है, मतलब कि दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए अगला देखते हैं। 10वां नंबर सवाल, सरकार द्वारा कितने टेक्सटाइल को पर्यटन से जोड़ने के उद्देश्य से शिल्प ग्राम पहल की शुरुआत की गई है? तो आप सभी को पता है कि 10वां नंबर सवाल की अगर हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि टोटल जो है 8 जो है पर्यटन क्षेत्रों को जोड़ने के लिए यहाँ शिल्प ग्राम पहल की शुरुआत की गई है। आगे की बात करें, 11वां नंबर सवाल है, अगस्त 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कौन से मानव अधिकार को मान्यता देने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव पारित किया गया है? यानी किसे मानव अधिकार का राइट दिया गया है? क्या स्वस्थ पर्यावरण, पूर्ण पर्यावरण, विश्व स्वास्थ्य पर्यावरण या विश्व पर्यावरण? तो 11वां नंबर सवाल की बात करें, अगर आप इस धरती पे आए हो तो आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट का आपका हक है, और यहां पे भी राइट आंसर की बात करें, स्वस्थ पर्यावरण इज द राइट आंसर। आई होप यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अगला हम 12वां नंबर सवाल पे जाते हैं। मिशेल ओबामा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2018 में उनकी पहली किताब बिकमिंग्स को भारी लोकप्रियता मिली थी, जो एक संस्मरण थी और तथा इस किताब को 50 भाषाओं में प्रकाशित किया गया था। अगर आप 12वां नंबर सवाल को देखो तो 12वां नंबर सवाल बिल्कुल सही बात कह रहा है। यहाँ पे इनकी पहली पुस्तक आ चुकी थी और दूसरी पुस्तक आने वाली है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है? मिशेल ओबामा की दूसरी पुस्तक जो है किताब जो है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स की घोषणा की गई है। बिल्कुल घोषणा कर दी गई है, ये भी सही है। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स को विश्व के 27 देशों में 50 भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा। याद रखिएगा 27 देश में तो किया जाएगा, लेकिन इस बार मात्र 14 भाषाओं में इसे रिलीज किया जाएगा, यानी 50 भाषा में नहीं। मतलब तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मिशेल ओबामा द्वारा हाल ही में प्रकाशित होने वाली दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? एक्ट ऑफ वायलेट थिंग्स वी टू इन द डार्क। थर्ड है आपका हनी एंड स्पाइस। फोर्थ है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। और आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 13वां नंबर सवाल यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला देखते हैं। अगला सवाल, हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ऊर्जा महोत्सव के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय MNRI और केंद्र सरकार के सहयोग से किसके तहत देश भर में विद्युत क्षेत्र में हुई प्रमुख उपलब्धियों को उजागर करने के लिए अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य 2047, उज्जवल भविष्य 2047, उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य 24x7, और इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा ये न्यूज कि यहाँ पे अपनी वाहवाही कही गई थी, यानी उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य 2047 के तहत। चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है, माईगॉव प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्यक्रम का शुभारंभ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा नई दिल्ली में मेरी सरकार के 5 साल मनाने के लिए किया गया है। 15वां नंबर सवाल है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो सबसे पहला याद रखिएगा कि यहाँ 15वां नंबर सवाल 8 साल कंप्लीट होने के लिए मनाया किया गया है, यानी 5 साल नहीं 8 साल। तो यहाँ 8 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं, ना कि 5 साल। आपको पता ही है सरकार पहले 5 साल कंप्लीट की थी और अभी ये 3 साल। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, माईगॉव कार्यक्रम के दौरान युवा 2022 के लिए जिम्मेदार AI भी लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में कक्षा 8 से 12 तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए होगा। बिल्कुल सही बात है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा इस सवाल का? यानी 15 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर बी, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा नई दिल्ली में माईगॉव
के कौन से वर्ष मनाने के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था? 16वां नंबर सवाल अभी थोड़ी देर ही पहले हमने आपको डिस्कस किया कि वो कौन सा साल था। क्या आपको लगता है 7 नहीं, 9 नहीं, 6 नहीं? इसका राइट आंसर है बी 8 साल। 8 साल बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल है फॉर्च्यून द्वारा वैश्विक 500 कंपनियों की सूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की कंपनी को में एलआईसी का स्थान सबसे ऊपर है, जिसके पश्चात 7 अन्य घरेलू कंपनियों को भी लिस्ट में शामिल किया गया है। 17वां नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा 7 नहीं, इसके अलावा 8 अन्य घरेलू कंपनियों को शामिल किया गया। टोटल 9 कंपनीज को कहीं ना कहीं इस लिस्ट में, यानी कि अगर हम बात करें फॉर्च्यून द्वारा जो वैश्विक 500 ग्लोबल कंपनियों की लिस्ट में जगह मिला था 9 कंपनियों को, तो पहला तो गलत हो गया। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में अमेरिका के रिटेल कंपनी वॉलमार्ट सबसे ऊपर है, तो बिल्कुल यहाँ पे सही है। ये दूसरा स्टेटमेंट था और इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ओनली बी, यानी कि आप 17 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं, इसका राइट आंसर बी है। और सेकेंड वीक ऑफ अगस्त का फर्स्ट क्लास का आखिरी सवाल ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। सवाल है फॉर्च्यून द्वारा वैश्विक 500 कंपनियों की सूची में भारतीय कंपनियों में कौन सी कंपनी शीर्ष पर थी? आप सभी को पता है कि ये नॉन स्टॉप मैराथन चल रहा है, जहां पे आपके पूरे अगस्त मंथ का क्विज हम पूरा फुल स्पीड में कहीं ना कहीं यहाँ रिवाइज कर रहे हैं। यानी इस वीडियो को बस आपको करना क्या है, एग्जाम से पहले 5-6 बार सुन लेना है, ताकि हर एक फैक्ट आपके दिमाग में घुस जाए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर ना रिलायंस है, ना भारतीय स्टेट बैंक है, ना टाटा मोटर्स है। यानी कि राइट आंसर की बात करें 18 का, तो वो बी यानी कि LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। क्लियर है यहां तक? बताएंगे यहां तक क्लियर है? कोई डाउट किसी का होना नहीं चाहिए जल्दी से। चलिए अब अगला, यानी कि एक और इंफॉर्मेशन, जितने लोग यहां पे है सभी के लिए गुड न्यूज है, पंपर ऑफर है। आप सभी को बता दें कि फ्लैट 75% का ऑफर इस दिवाली में आपको मिलने वाला है एग्जामपुर के सभी कोर्सेस में। यानी अगर आप एग्जामपुर का कोई भी कोर्स परचेस करते हो तो आपको 75% तक का ऑफ मिलेगा। और ये ऑफ पाने के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो DIWALI75, दिवाली 75। और याद रखिएगा ये ऑफर मात्र 27 अक्टूबर तक ही उपलब्ध है, इसके बाद ये ऑफर का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो मतलब कि अगर आप कोई कोर्स लेना चाहते हो तो सबसे पहले एग्जामपुर ऐप को डाउनलोड करो। एग्जामपुर सरकारी नौकरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेगा। इन्हीं फीचर्स में से एक फीचर आपका है पेड कोर्सेज का। पेड कोर्स क्लिक करेंगे, जिस कैटेगरी का जो भी कोर्स आप परचेस करना चाहते हैं वो क्लिक करना है, और देन क्लिक करने के बाद उस कोर्स के नीचे बाय कोर्स को क्लिक करना है, और अपने कूपन कोड दिवाली 75 अप्लाई करके आप पेमेंट कर देंगे। जैसे आपको पेमेंट करेंगे आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो 7272020276 में कॉल कर सकते हैं, या फिर आप 8448010245 में व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अगले, यानी कि सेकंड वीक ऑफ अगस्त का हम जो है फेज नंबर सेकंड डे की क्लास को देख लेते हैं। चलिए, तो पहला सवाल आप देख सकते हो काला आजार के ऊपर है। काला आजार रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक देश में काला आजार को खत्म करने की बात कही गई है। भाई भारत सरकार ने 2025 नहीं 2023 का, तो यहाँ पे पहला ही फैक्ट तो आप देख सकते हो ये गलत हो गया, पहला फैक्ट गलत हो गया। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 तक देश में कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्ष 2030 तक इस बीमारी को खत्म करने के लक्ष्य से बहुत पहले है। तो बिल्कुल ये सही बात है। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ थोड़ा सा आंसर नीचे चला गया, ओनली बी इज द राइट आंसर। देखो मेरा मेन मोटो यहाँ क्वेश्चन आंसर करवाना नहीं, मेरा मेन मोटो है यहाँ रिवाइज करवाना, ये चीज याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक देश के कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो सभी को पता है इसका राइट आंसर ना ही 2025, ना ही 2024 और ना ही 2030, इसका राइट आंसर है 2023। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी है। चलिए संस्कृत भाषी गांव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के 13 जिलों में प्रत्येक में से संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया गया है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है उत्तराखंड राज्य में केवल एक संस्कृत भाषी गांव मातुर गांव है। तो आप सभी को बता दें कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, सबसे पहला यहाँ पे झारखंड की बात नहीं हो रही है, यह उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तराखंड जैसे देवों की भूमि कहा जाता है, तो उत्तराखंड सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि हम 13 जिलों में प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गाँव डेवलप करेंगे। इसके लिए यहाँ संस्कृत के टीचर्स अप्लाई रखेंगे और पूरे गाँव को कहीं ना कहीं ट्रेंड किया जाएगा। आगे की अगर हम बात करें दूसरा, तो याद रखिए कि जो मातुर गाँव की बात हो रही है यहाँ पे, जो मातुर गाँव ये उत्तराखंड में नहीं है, ये आपका कर्नाटक में है। और कर्नाटका का ये एकमात्र ऐसा गांव है जो कंप्लीटली संस्कृत भाषी गांव है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आई होप यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए अगले फैक्ट की ओर बात करते हैं।
किस राज्य में सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? आप सभी को पता है कि वो जो राज्य है वो कौन सा है, उत्तराखंड होगा, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति के संबंध में बहुत सारे यहाँ कथन दिए गए हैं, इन कथनों के बारे में आपको यहाँ डिस्कस करना है। तो उपराष्ट्रपति के संबंध में जो फैक्ट यहाँ पे लिखा गया है, पहला है कि जगदीप धनखड़ को भारत के 13वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो आप सभी को पता है 13वें ये नहीं है, ये 14th है, क्योंकि अगर हम बात करें अभी लेटेस्ट ये रिक्रूटमेंट हुआ है तो ये 14th नंबर के बने हैं। दूसरा, वर्ष 2019 में वर्तमान अगस्त 2021 तक जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे। भाई 2021 तक नहीं, टिल नाउ 2022, जब तक इलेक्शन नहीं हुआ। यानी अगर हम बात करें दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी आंसर दिया हुआ है डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने थे? रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़ और द्रौपदी मुर्मू। आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर सवाल है 7 से 7 और क्वेश्चन क्या कह रहा है? दक्षिण कोरिया द्वारा अपना पहला चंद्र मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण कोरिया द्वारा शुरू किए गए मिशन को पूर्व में ही कोरिया पाथ फाइंडर लूनर ऑर्बिटर के नाम से जाना जाता है, जिसे वर्तमान में दानुरी का नाम दिया गया है। बिल्कुल सही है। कोरियाई एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा दानुरी को कैप कैनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। बिल्कुल सही, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 8वां नंबर सवाल है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दक्षिण कोरिया का पहला मून मिशन को लॉन्च किया है? 8वां नंबर सवाल आप सभी को पता है ये कोई और नहीं, स्पेस एक्स है जो टेस्ला की कंपनी है। 9th नंबर क्वेश्चन की ओर हम मूव किए और 9th नंबर क्वेश्चन क्या है? 24वें अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। तो याद रखिएगा, पहला है 24वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 नहीं 2030 तक जो है ये बच्चों में एड्स को खत्म करने का जो है लक्ष्य रखा गया है, और पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, यूनिसेफ के अनुसार वर्तमान में लगभग 28 लाख बच्चे और किशोर एचआईवी से ग्रसित है। बिल्कुल सही है, यानी इसका राइट आंसर बी होगा। चलिए आइए अगला देखते हैं। 24वें अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन में किस वर्ष के अंत तक बच्चों में जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें एड्स को खत्म करने की जो है बात रखी गई है, तो ये राइट आंसर क्या होगा? 2030। तो आई होप आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम लोग मिलेंगे अब अगली क्लास में, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 10 तक था, एड्स डे तक था, यहां तक क्लियर है। चलिए यहीं तक आज रखते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन फिर से एक बार शेयर कर दे आप सभी के साथ। ठीक है, आप सभी को बता दें कि अगर आप इस दिवाली चाहते हो फ्लैट डिस्काउंट, तो बिल्कुल से जो है इस दिवाली आप एग्जामपुर के सभी कोर्सेज में फ्लैट 75% तक का डिस्काउंट ले सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या है? तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, अपने कोर्स पे दिवाली 75 कूपन कोड का यूज करना, और जितने भी सारे कोर्स चल रहे हैं उन सभी पे ले सकते हैं। आप सभी को बता दें, इसके लिए आपको एग्जामपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और देन उसके बाद रजिस्टर करना है, और फिर जब आप करोगे तो पेड कोर्स पे जाना है और अपने बैचेस में जो है क्लिक करके अपने दिवाली 75 कूपन कोड का यूज करके पेमेंट कर देना है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले क्लास में।